हाय, गुड इवनिंग, वेलकम टू डी कोडिंग कामयाबी। और मैं हूँ आपकी होस्ट कविता। आज मैं यहाँ एक ऐसे पर्सनालिटी के साथ बैठी हूँ जिनका प्रोफाइल बहुत मैग्नानिमस है। बिलीव मी, इतना बड़ा प्रोफाइल, मैं तो आज वैसे ही थोड़ा डर रही हूँ। आई होप मुझसे कुछ गलती ना हो जाए, बट उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जब हम देशवासी आराम से चैन से सो रहे होते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो अपनी नींद, अपना चैन, सुख, यहाँ तक कि अपनी जान हथेली पे लेके सरहदों पे रक्षा करते हैं हमारे देश की। जी, सल्यूट टू इंडियन आर्मी। ये वो लोग हैं जिनको शत शत नमन करना चाहिए। आप, हमारी ऑडियंस और मैं खुद, हम इनके ऋणी हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने लिए अपनी खुशियाँ नहीं देखते, दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, अपने वेकेशंस नहीं देखते, सिर्फ खड़े रहते हैं देश की रक्षा। इनका गौरव, इनका शौर्य, उनकी गाथाएं बहुत हैं। और आज इस मंच पे, आज के एपिसोड पे मेरे साथ जो एक पर्सनालिटी हैं, 24 इयर्स उन्होंने सर्व किया है इंडियन आर्मी में, और उसके बाद भी उनका करियर उससे भी बड़ा है, बट वो उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे आगे। लेट मी वेलकम मिस्टर संजीव सबरवाल। कर्नल संजीव सबरवाल, रिटायर्ड। वेलकम टू द शो सर। कहीं पे मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मैं अभी से ही आपको क्षमा बोलती हूँ। आप गलती नहीं कर सकते, डोंट वरी। थैंक यू सो मच सर। आपके बारे में मैं जब पढ़ रही थी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आज पूछना चाहती हूँ आपको, बट सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ आपको कि कैसे इंडियन आर्मी, क्यों सोचा, वाई यू डिसाइडेड यू वांट टू जॉइन इंडियन आर्मी? ये भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है। ये मेरे से किसी ने आज तक नहीं पूछा कि व्हाई डिड आई जॉइन इंडियन आर्मी। मैं एक उत्तर प्रदेश के एक शहर से हूँ, उसका नाम है आगरा। और आगरा में I mean, जब मेरी स्कूलिंग हुई और जब मैं बड़ा हो रहा था, when I was growing up, there was a lot of mob rule and gunda raj. True. UP is Even I'm famous from for Uttar that. Pradesh, so मुझे पता UP is है। famous for that. जी, And in Agra, the women were not very safe. Men were also not very safe. Not We very as safe. young kids and young students used to find people flashing knives and people extorting money like that. तो बड़े डर के माहौल में हम लोग बड़े हुए हैं वहाँ। जी, लेकिन वहाँ ना एक और एक यूनिक फिनोमेना है। वहाँ एक पैरा ब्रिगेड है आगरा में। ओके, जो बड़ी, आगरा इज फेमस फॉर द पैरा ब्रिगेड। Okay. पैरा ट्रूपर्स आपने सुने होंगे। हाँ, आर्मी सुना के। है, और उनका एक सिक्योरिटेड एरिया कंटोनमेंट का। तो ये गुंडा राज सिर्फ शहर लिमिट तक था, और जैसे ही वो कंटोनमेंट एरिया शुरू होता था कोई वहाँ कदम नहीं रखता था। तो जब भी मैं उस ना तरफ डर जाता था। था तो मैं बड़ा सेफ फील करता था। अच्छा, और तो आप मैं उस एरिया में ही रहते थे? नहीं, मैं वहाँ नहीं रहता था, मैं रहता था शहर के अंदर। जब मैं वहाँ जाता तो बड़ा सेफ फील करता था, तो मैं उनको देख के बड़ा एडमायर करता था। उसके बाद एक दो बड़े फेमस इंसिडेंट हुए जहाँ आर्मी वालों ने अच्छे सबक सिखाए इन गुंडों को, और ज़रूरी है। वो फेमस हो गए मीडिया में, जी। और मैं उनका कायल हो गया। तो पता नहीं कहीं मेरे अंदर एक हीरो वर्शिप पैदा हो गई आर्मी के लिए एज ए यंग किड। और फिर मेरी माँ मुझे बताती है कि मेरे को बर्थडे पे मैंने बोला कि बेटे क्या गिफ्ट चाहिए, तो मैंने आर्मी यूनिफॉर्म मांगी। एज ए यंग किड आई वॉन्ट एन आर्मी यूनिफॉर्म। जब आपने ये डिसाइड किया कि आपको इंडियन आर्मी में जाना है, क्या उम्र थी आपकी? ये तो मैं बहुत छोटा बच्चा था जब तब की बात ओह। कर रहा हूँ। तो मैं अपने घर के आंगन में आर्मी यूनिफॉर्म पहन के घूमता रहता था और बोलता था झंडा ऊंचा रहे हमारा। ओह वाह। एंड देन आई ग्रू अप, एंड फिर मैं भूल भी गया, लेकिन आई वाज ऑलवेज वेरी इम्प्रेस्ड विद द आर्मी एंड आर्मी Fascinated and पीपल। impressed. And then one fine day, one of my friends brought a form and said, "I'm filling up for CDS. भरेगा क्या?" तो मैंने कहा, "Yeah, why not?" I never was pursuing it as a career. So आपके But I फैमिली just- से कोई आर्मी बैकग्राउंड नहीं है? आप you were the first Nobody person? in my family was from the army. My father was a civilian. My grandfather used to work for MES, but he wasn't from the forces. He wasn't a uniform person. तो भर दिया फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में क्लियर हो गए। उसके बाद एसएसबी का कॉल आया, तो एसएसबी करने चले गए। जी। और वहाँ एसएसबी में 300-400 का बैच था, उसमें से अकेला मेरे को सिलेक्ट किया। Oh, तो commendable. मैंने घर पे टेलीग्राम दी, सेलेक्टेड, वेटिंग फॉर मेडिकल। तो माय पेरेंट्स वर आल्सो अंडर द शॉक। दे प्रॉब्ली थॉट ही जस्ट गॉन फॉर अ experiment and he's They going to come were back. like happy with the decision? Well, it was a matter of pride for my family, Yeah, because obviously. somebody who will
get commissioned as an officer pretty soon. सर आज की मैं जो भी अपने सराउंडिंग्स में देखती हूँ, जो भी फैमिलीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को प्रमोट नहीं करते टू जॉइन इंडियन आर्मी। आपको क्या लगता है? एम आई देखिए, मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ आपके इस सवाल से। ऐसा लगता है कि नहीं प्रमोट करते हैं, लेकिन अभी भी आर्मी में सिलेक्शन रेट 0.3% है, 0.2 to 0.3%। जस्ट इमेजिन, मतलब 10 से 12 लाख लोग हर साल आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। ज्वाइन करना चाहते हैं। 6-6 महीने में सिलेक्शन होता है, एंट्रेंस होता है CDS का, और मल्टीपल रूट्स हैं आर्मी में आने के। मतलब हर 6 महीने में करीब 5 से 6 लाख लोग अप्लाई करते हैं, तो पूरे साल में 10 से 12 लाख, और टोटल फाइनल सिलेक्शन करीब 1000-1200 लोगों का ही होता है। सो यू कैन इमेजिन हाउ टफ इट इज। इट्स वन ऑफ द टफेस्ट। एनरोलमेंट कम है और लोग ज़्यादा हैं। ऑब्वियसली, अच्छा। सो 0.3% सिलेक्शन है, तो आप ये समझ तो ऐसा लीजिए क्यों है सर? मतलब क्यों नहीं ऐसा कोई रूल बनता कि एटलीस्ट 3-4 इयर्स हर किसी ने इंडियन आर्मी को सर्व करना चाहिए? हमारी इंडियन आर्मी कंस्क्रिप्शन आर्मी नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन अच्छी खासी है, और हमारी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है अच्छी खासी रिक्वायरमेंट, बट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। बट तो देशभक्ति का जज्बा तो देश को की सेवा करके ही आएगा। जी बिल्कुल, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में जाके मूड चेंज हो जाए। हमारे देश में NCC है ज़रूर, नेशनल कैडेट कोर, जिसके अंदर हर एक को चांस मिलता है ज्वाइन करने का और देश की सेवा करने का इन हिज कॉलेज डेज, इवन आफ्टर द कॉलेज डेज। फिर टेरिटोरियल आर्मी है, अगर आप नहीं हो रेगुलर कमीशन ऑफिसर या रेगुलर आर्मी में नहीं हो, तो आप टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर सकते हो और उस रास्ते से देश की सेवा कर सकते हो। तो ऑप्शन ज़रूर है, लेकिन कंस्क्रिप्शन नहीं है हमारे देश में। तो इसलिए जैसे इजराइल में है, जैसे बहुत, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन छोटी है और उनको चाहिए हर एक आदमी सर्व करे, उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। हमारे पास एक और मुझे ऐसा लगता है देशभक्ति का जो जज्बा है वो हर किसी में है, हर भारतीय में है। बिल्कुल। जब मैंने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया और जब मैं बोल रही थी, तभी मुझे गूज़बम्स आ रहे थे, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, क्योंकि देश की आर्मी की बात हो रही थी। आ जाते हैं वापस आपके करियर पे। जी। आपने अपनी शुरुआती दिनों में यू सर्व्ड एज अ कैप्टन, और उस समय आप कमांडोज ट्रेनिंग ऑपरेशंस को लीड कर रहे थे। So, उसके बारे में कुछ बताइए सर। तो मैं एक्चुअली कमांडोज में नहीं सीधा गया, मैं एक टैंक यूनिट के अंदर कमीशन हुआ हूँ। और हमारे देश में एक बड़ी यूनिक फोर्स है, जो सबसे एलीट फोर्स है, स्पेशल फोर्स है, जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSG। तो मैं ये 91-92 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त ये नई फोर्स खड़ी हुई थी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जब से इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, उसके बाद से इसकी ज़रूरत फील करी, और उसके बाद 1-2 किडनैपिंग हो गई कश्मीर में, एंड देन गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट वी विल रेज अ स्पेशल फोर्स ऑन द लाइन्स ऑफ द फोर्सेज लाइक डेल्टा फोर्स इन अमेरिका, SSG in UK एंड GSG-9 इन जर्मनी। इस तरह की उन्होंने एक स्पेशल फोर्स बनाई जो सीधी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नीचे होगी। तो ये फोर्स रेज हुई थी, और इसमें उनको सिलेक्ट करना था बहुत यूनिक लोगों को। तो उन्होंने ये बोला कि ठीक है, जो पैरा ट्रूपर्स हैं, जो कि इंडियन स्पेशल कमांडोज हैं, वो अलग फोर्स है, हम बाकी के लोगों से वॉलंटियर्स लेंगे जो कि ज्वाइन करेंगे इन फोर्सेस को, और उनको हम ट्रेन करेंगे। तो 4 से 5 साल की सर्विस थी मेरी, और वहाँ एक ऑप्शन आया मेरे पास इसमें ऑप्ट करने का, और मैंने ऑप्ट कर दिया, और मुझे बुलाया गया। ट्रेनिंग कैसी थी? बहुत टफ? वन ऑफ द टफेस्ट ट्रेनिंग्स इन द वर्ल्ड। सो ये ट्रेनिंग NSG की ट्रेनिंग जो है, ये मानेसर में होती है, और इसका दुनिया का सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये 3 महीने का प्रोबेशन है। अगर आपने 3 महीने का प्रोबेशन पास किया, तब आप जाके कमांडो बनते हैं। कितनी बार मन में आया छोड़ दूँ, चला जाओ? 3 महीने में तो हर तीसरे दिन आया। लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस आता जाता है, और आपको लगता है कि डर के आगे जीत वाला जो बात है वो है। मूवी में दिखाते हैं वैसे ही ट्रेनिंग होती है या? आजकल तो काफ़ी रियलिस्टिक मूवीज़ बन रही हैं, और काफ़ी रियलिज्म दिखा रहे हैं, और लगभग वैसे ही होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत है इसमें। मेहनत ही नहीं है, इसके अंदर इमोशनल भी काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज आपको नींद नहीं मिलती है वहाँ। क्योंकि आप सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हो, उसके बाद अगले दिन सुबह फिर तो स्लीप डिप्राइव्ड होते हो आप, और आपको सो व्हाट दे ट्रेन यू फॉर इज, कितने रहेंगे आपके? वेल यूजुअली 3 से 4 घंटे की नींद मिलती है। ओह माय गॉड। तो आप फिर ट्रेन हो जाते हो कि आप
अपने अगर स्क्वाट पोस्ट पे कोई लेक्चर चल रहा है बैठे बैठे सो जाते हो, तो वो आपको सुनना है लेक्चर लेकिन आप वही 10 मिनट की एक नैप मार लेते हो, तो दैट्स हाउ ह्यूमन बॉडी रिकवर्स, यू नो। बॉडी तो रिकवर करेगी कैसे ना कैसे, तो आप कहीं ना कहीं छोटी 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 नैप्स लेके आप रिकवर कर लेते हो। तो ये बहुत मुश्किल ट्रेनिंग है, इसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, फिजिकल एस्पेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है सो इसका। आपके ग्रुप में कितने लोग थे और कितने लोग कंप्लीट की ये ट्रेनिंग? मुझे याद आता है मेरे ग्रुप में करीब इनिशियली करीब 60 लोग थे और फाइनली जो क्वालिफाई हुए करीब 22-23 थे। And you were one of them. लॉट ऑफ पीपल लेफ्ट ऑन देयर ओन। कुछ एक्चुअली कुछ लोगों को इंजर हो गए, चोट लग गई while they were training, and finally some people were told to go back. So वो next year again they reappear for the trainings, या ये trainings के लिए भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं? NSG के अंदर एक्चुअली नॉमिनेट होता है बंदा, तो एक बार आपका अगर आप नहीं हो पाए तो आप फिर वापस नहीं जा पाते। नहीं जा सकते। हाँ, So ये हमारा जो यूथ है जो आगे जाके अभी आर्मी के लिए, अब जैसे आपने बताया वैसे ही रेशियो बहुत छोटा है, तो क्या प्रिपरेशंस रहेगी एनएसजी के लिए? पहले यूथ को तो प्रिपेयर होना चाहिए इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए। एनएससी तो बहुत बाद में आएगी, आप सीधा एनएसजी में नहीं जा सकते, तो एनएससी तो 4-5 साल सर्विस करने के बाद जाएंगे। और इंडियन आर्मी ज्वाइन करने इंडियन के आर्मी लिए ज्वाइन करने के लिए पहले तो जज्बा होना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ माइंड होनी चाहिए कि मुझे फौज में जाना है, जी। और एक बार सोच लिया, मन बना लिया, तो फिर शायद कोई आपको रोक नहीं सकता। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेसिक इंटेलिजेंस तो चाहिए, क्योंकि एक रिटन एग्जाम है जिसको क्लियर करना है। But that exam, though it is quite tough, but it is not as tough as some of the other IIT kind of exams. So it is reasonably जज्बा है okay तो to कर clear. सकते हैं। आप मैंने बेसिक आपसे प्रिपरेशन सवाल- आपकी अच्छी है Sorry तो to आप कर interrupt. सकते हैं। मैंने आपसे पूछा भी ये इसीलिए क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आज का हमारा ये पॉडकास्ट यूथ के लिए डेडिकेटेड रहे। आप ज़रूर उनको गाइड कीजिए वो जी। कैसे आगे बढ़ें, जी। अगर वो इसे एक करियर समझते हैं जी। और एक इसे इसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहते हैं, तो उनको क्या है जो उनको बहुत मोटिवेट करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले तो मैंने बोला कि आपने अगर मन बना लिया और आप अगर आप सोचा कि चलो ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा और ये भी कर लूँगा, और इसमें से एक आर्मी भी एक है, तो आपके लिए शायद एक कंसंट्रेशन आपकी और फोकस आपका डाइल्यूट हो जाएगा और आप नहीं कर पाओगे। तो आपने मन बनाना है कि मुझे करना ही करना है, तो वहाँ आपका एफर्ट बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। उसके बाद बेसिक रिटन इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। वहाँ का मेन जो ऑब्स्टिकल है, जो स्टम्बलिंग ब्लॉक है, जो ऑफिसर्स नहीं क्लियर कर पाते हैं, वो है SSB, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। तो जब आपका सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड आता है, आपका एक बैच बनता है बहुत बड़ा, और आपका 6 days डिफरेंट प्रोग्राम्स चलते हैं वहाँ, जिसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, फिर आपका ग्रुप टास्क मिलता है, आपको आपके ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, और आपकी फिर एक्सटेम्पर स्पीच होती है, बड़ी सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, मल्टीपल चीज़। उनको क्लियर करना है। उसमें वो आपको ये नहीं कि आप सिर्फ एक चीज़ में अच्छे हैं, आपको सब के अंदर, और वहाँ एक चीज़ चेक करते हैं उसके अंदर जो कि बेसिक चीज़ है, उसको बोलते हैं OLQ। Okay, what's that? मीन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। Okay. Basically, can you lead? Because an officer in the Indian Army is a leader. True. और लीडरशिप कैसी भी बहुत situation हो ज़रूरी जाए है, और वहाँ पे और उनको- वो SSB आपकी लीडरशिप चेक करता है कि क्या आप एक टीम को लीड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और आर्मी के अंदर तो टीम को लीड ही नहीं करना है, टीम को लीड एक वर्चुअल डेथ के अंदर करना है। तो अगर आपके सामने एक ऑब्स्टिकल है, आप इमेजिन कारगिल में खड़ी पहाड़ियाँ है, एक कवर नहीं है वहाँ, और आपको हुक्म है कि आपके ऊपर एनिमी को आपने वहाँ से डिसलॉज करना है, और आपने अपनी टीम को लेके जाना ऊपर, और ऊपर से एनिमी फायर कर रहा है। आपने कारगिल? मैंने नहीं किया। मैं आपको मैं था कारगिल में, लेकिन स्टाफ में था। Okay. तो जब आप जा रहे हैं ऊपर, तो आपके 18 में से 16 आदमी मर जाएंगे या 15 आदमी मर जाएंगे, लेकिन आप पहुँच के आपने झंडा गाड़ोगे आप वहाँ। तो वो जो लोग हैं वो आपकी लीडरशिप के कारण जा रहे हैं ऊपर, देश का जज्बा है, उनको जज्बा दे तो दिया ये लीडरशिप चेक होता है कि आपके अंदर एक बेसिक ऑर्गेनिक लीडरशिप है कि नहीं है, और ये इसके लिए बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो ये जो कैंडिडेट्स हैं जो कि बहुत एस्पायर कर रहे हैं आर्मी में जाने के लिए, उनको अपने अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी पैदा कर रही है, और उसको करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आजकल बहुत सारी एकेडमीज़ हैं, वो सिखाती है, वरना हम अगर रीड करें और पढ़ें इसके बारे में, इंटरनेट में बहुत मटेरियल है। तो सर, आप भी ट्रेनिंग देते हैं? नहीं, मैं नहीं देता, मैं बिल्कुल नहीं देता, लेकिन मेरे हैं जान पहचान के लोग जो कि देते हैं। जी जी। तो 12th स्टैंडर्ड के बाद ही मैंने ली भी नहीं ट्रेनिंग कहीं जाने के लिए। मेरा ये मानना है कि आइदर यू हैव इट और यू डोंट हैव इट। लीडरशिप इज समथिंग दैट यू हैव इट और यू डोंट। इफ यू हैव इट, इट विल कम आउट।
You don't need to be trained by anybody. Yeah. You No will training will automatically work. put your hand up and say, okay, I will do this. And people will listen to you, you know. True. So that is what leadership is. सर मेजर व्हेन यू पोस्ट इन द रैंक मेजर आप जम्मू एंड कश्मीर में सर्व कर जी। रहे थे। ऑपरेशन पराक्रम के बारे में बात कीजिए सर। ऑप पराक्रम में तो मैं नहीं था जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप पराक्रम 2000 में जब 2001 में अटैक हुआ पार्लियामेंट में तब हुआ था, तब मैं पीस में था और मैं बॉर्डर पे था तब। ओके। लेकिन उससे पहले मैं कश्मीर में था। अच्छा। तो ऑप विजय के टाइम पे जब आपने कारगिल की बात करी ना, जी। उस वक्त मैं कश्मीर था और मैं स्टाफ में था। ओके। तो मैंने कश्मीर में 2 पोस्टिंग्स करी हैं। एक मैं एक्चुअल फील्ड में था काउंटर इंसर्जेंसी में और एक मैं स्टाफ में था। तो जब मैं फील्ड में था वहाँ, अगर आपको शायद पता हो या ना पता हो, कश्मीर एक बहुत यूनिक जगह है, एक यूनिक स्टेट है और इसमें क्लियर डिविजन्स हैं। जो इंटरनेशनल बाउंड्री है जो पाकिस्तान और इंडिया को डिवाइड करती है, जी। वो एक जगह पे ख़त्म हो जाती है और उसके बाद एलसी स्टार्ट हो जाती है। एलसी का मतलब है लाइन ऑफ कंट्रोल। वो एलसी का मतलब है कि वो डिफाइंड लाइन नहीं है, फेंसिंग नहीं है, वो एक ड्रॉन लाइन है मैप के ऊपर और काफ़ी डिस्प्यूट रहता है कि इस तरफ का एरिया मेरा है या इस तरफ का एरिया मेरा है। तो जो जिसने एरिया पे जो बैठा हुआ है वो उसका एरिया हो गया अभी। तो सामने दुश्मन है, इधर दुश्मन है और बीच में एक रेवीन है, खाई है या कोई माउंटेन है, ऐसे करके है। तो इस पे तो पूरी इंडियन आर्मी है, रेगुलर आर्मी ट्रुप्स हैं। और अंदर की तरफ जहाँ मिलिटेंसी है, बॉर्डर पे तो मिलिटेंसी है नहीं, मिलिटेंसी तो कश्मीर के अंदर है ना, वैली के अंदर है, डोडा के अंदर है, राजौरी के अंदर है, जम्मू एंड कश्मीर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर है, वहाँ राष्ट्रीय राइफल्स है। तो राष्ट्रीय राइफल्स एक अलग फोर्स है, ये आर्मी से ही बनाई गई है, लेकिन इनका काम यही है कि हिंटरलैंड में जो इन्फिल्ट्रेट करके बॉर्डर से निकल के आ जाते हैं पाकिस्तान के मिलिटेंट्स या लोकल मिलिटेंट्स, उनको टैकल करना और उनसे लड़ाई करना। अच्छा। और उनको न्यूट्रलाइज करना। सर आपने कभी कुछ ऐसे कुछ वाकया बताइए वहाँ पे कुछ मिलिटेंट्स के साथ आपका कुछ एनकाउंटर्स में तो आप बहुत जी। तो मेरे साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ वहाँ, बहुत सारे वाकये हुए, मैं उनमें से एक वाकया आपको सुनाना चाहूँगा। ये शायद मैंने किसी को बताया भी नहीं है। मैं हम लोग एक स्कूल में बेस थे, एक डिस्ट्रिक्ट है बड़ा फेमस वहाँ, डोडा डिस्ट्रिक्ट करके। तो वहाँ स्कूल में हम लोग, हमारा कैंप लगा हुआ था, मतलब हम लोग वहीं रह रहे थे। स्कूल अबैंडन था, कोई रहता नहीं था वहाँ। और पास में ही जो एक और स्कूल था करीब 1.5-2 किलोमीटर, जो कि चल रहा था। तो हम लोग वहाँ जब एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन करते हैं तो हमारे सोर्सेज होते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि आज मिलिटेंट रात को यहाँ से क्रॉस करेंगे, आज यहाँ आना, इस घर में, क्योंकि लोकल सपोर्ट बहुत ज़्यादा है वहाँ। तो हम लोग जाते हैं लोगों के पास, इनसे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं कि वे बताओ हमें हेल्प करो। तो ये लोग हमें बताते हैं, फिर हम एम्बुश लगाते हैं। यहाँ अगर कहीं रात को पता चले कि यहाँ रुके हुए हैं तो फिर हम कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन करते हैं वहाँ जाके। तो हम लोग वही सब ऑपरेशंस वहाँ कर रहे थे। तो पास में जो स्कूल था, वहाँ के कुछ टीचर्स आए मेरे पास एक, तो बोलते सर हम बहुत डर रहे हैं। तो मैंने बोला क्या हो गया? 2-2.5 किलोमीटर दूर था हमारा स्कूल। कहते सर रात को हमारे स्कूल में, जब हम तो यहीं रहते हैं, वो टीचर्स वहीं सोते थे, सुबह बच्चे आते हैं, स्कूल ख़त्म हो जाता है, हम रात में रुक जाते हैं। और आज से 3-4 महीने पहले मिलिटेंट्स आए थे और फिर अभी 2 हफ्ते पहले आए हैं वहाँ हमारे स्कूल में रात को, और हमें बता के गए हैं कि अगर हमने आपको सपोर्ट किया या अगर आप हमारे पास आए या अगर कोई भी कनेक्शन हुआ तो हम आपको जान से मार देंगे। बेसिकली वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। तो और वो फिर आएंगे हमारे पास। तो मैंने बोला अच्छा। तो मैंने 2 चीज़ें मेरे दिमाग में आई, एक तो इन बेचारों की जान बचानी, मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो रह ही रहे वहाँ आर्मी को सपोर्ट करते हैं वहाँ के जो लोकलाइट्स। हाँ बिल्कुल, काफ़ी सपोर्ट है इंडियन आर्मी को वहाँ, ऐसा नहीं है कि लोकल सपोर्ट नहीं करते, बहुत सपोर्ट है। एक्चुअली सताए हुए मिलिटेंट से और प्रेशर में और डर के मारे काम करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो कि ऑर्गेनिक सपोर्ट करते हैं उनको, वरना मोस्टली डर के मारे करते हैं। और उनका बस चले तो दे कैन गेट रिड ऑफ देम, लेकिन डरते हैं। बंदूक है उनके पास और पैसा भी है थोड़ा बहुत, तो उससे वो डरते हैं बहुत। और मोस्टली होम ग्रोन टेररिज्म अब कश्मीर में ख़त्म हो चुका है। तो ये सभी बाहर के लोग हैं जो कि अंदर आते हैं, डराते हैं और काम कराते हैं। अब तो काफ़ी चेंजेस हैं। बहुत आपके टाइम पे तो मैं काफ़ी दिनों पहले की, मैं करीब मैं ये वारदात तो मैं बता रहा हूँ 98-99 की है, जबकि पीक पे था
मिलिटेंसी कश्मीर के अंदर। तो मेरे पास दो ऑप्शंस थे कि एक तो मुझे जान बचानी है और दूसरा कि मैं शायद मुझे एक कैच भी मिल जाए मिलिटेंट्स का और मैं कुछ मिलिटेंट्स पकड़ भी सकूं और मार भी सकूं। तो मैं दोनों चीज़ों में बड़ा एक्साइटेड था। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है अब क्या करूं। तो मैंने 3-4 दिन वहाँ एम्बुश लगाया उनके स्कूल के आसपास, लेकिन कोई नहीं आया। तो अब 3-4 दिन एम्बुश के बाद मुझे कहीं और इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो मैं कहीं और मैंने अपना नाका शिफ्ट कर दिया, मेरे अपने ट्रुप्स को वहाँ भेज दिया। लेकिन ये था कि यहाँ कभी भी आ सकते, किसी भी रात आ सकते। तो लकीली उनके पास एक फ़ोन था उनके स्कूल में और एक मेरा फ़ोन था। तो मेरा नंबर उनके पास था। मैंने कहा अगर आपके बाहर कभी मिलिटेंट्स आए, क्योंकि आप लोग तो अंदर सो रहे होगे, तो सिर्फ बात नहीं करोगे, क्योंकि आपने बात करी तो उन्होंने सुन लेना आपको, तो सिर्फ एक मिस्ड कॉल देना। तो रात में अगर मुझे मिस्ड कॉल आया आपके स्कूल से, तो मैं समझ जाऊँगा कि आपके पास मिलिटेंट्स आए। वैसा कुछ हुआ? तो हमारे बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, हमारी कंपनी की पार्टी चल रही थी। आई थिंक कोई लोग नए आ रहे थे, कोई जा रहे थे, तो हमारी पार्टी हो रही थी, कुछ ड्रिंक्स भी थी वहाँ। तो वो पार्टी खत्म हुई करीब 10 साढ़े 10 बजे। उसके बाद खाना वाना हो गया और हम लोग उस दिन रिटायर हो गए। तो उस दिन मैंने कोई नाके भी नहीं भेजे, तो ट्रुप्स भी रिटायर हो गए। लेकिन मैंने एक सेक्शन ट्रुप का बोला था कि तुम तैयार रहना, कॉकपिट रेडीनेस। कॉकपिट रेडीनेस मतलब यूनिफॉर्म पहनी हुई है, बंदूक साथ में है और जूते सिर्फ खोल के रखे हुए हैं और आपने सिर्फ जूते पहने और बंदूक उठानी और भागना। तो एक प्लेटून में करीब 12-13 लोग होते हैं। लिटरली होती तो बड़ी है थोड़ी सी, लेकिन वो तैयार थी और हम भी यूनिफॉर्म पहन के सोते थे। तो फ़ोन बज गया और उस दिन रात को तो मैं उठा और मैंने आके एकदम जोर से आवाज़ दी और अलर्ट साउंड कर दिया। और मैंने अपने जूते पहने, अपना हथियार उठाया और हम एक हाइट पे थे, हमें नीचे उतरना था और फिर एक सड़क थी, उस सड़क कच्चा रास्ता था, कच्चे रास्ते के बाद एक हाइट पे चढ़ना था, जाके हाइट पे स्कूल थे। तो मैंने आवाज़ दी, मैंने कहा एवरीबडी बिहाइंड मी। तो लोग निकलते हुए दिख रहे थे मुझे और मैंने भागना शुरू किया वहाँ से, क्योंकि भागना था, क्योंकि अभी फर्स्ट मोटो था जान बचाना। सेकंड मोटो था कि अगर मैं उनको न्यूट्रलाइज कर सकूं, पकड़ सकूं, मार सकूं, जो भी है। राइट। तो मैं नीचे उतरा, कट यंग मेजर था मैं उस वक्त, और मैंने भागना शुरू किया। और जब एक बार बंदा भागता है तो फिर उसका मेन एम है कि कितनी जल्दी पहुंच सकूं वहाँ। तो आई वॉज रियली बेल्टिंग एंड आई वॉज रियली रनिंग वेरी फास्ट। और जैसे ही मैं पहुंचा पहाड़ी के नीचे, पीछे देखा तो कोई आदमी नहीं, बिकॉज उनको तैयार होने में टाइम लग रहा होगा, वो कैचअप नहीं कर पाए मेरे साथ। अब या तो मैं रुकूं, उनको पास आने दूं, या मैं ऊपर चढ़ूं। फिर आपने क्या किया? तो मैंने अपने हथियार को कॉक किया और मैं चढ़ गया ऊपर अकेले। तो मैंने कहा देखते हैं, मैं ऊपर जाके मैं एंगेज नहीं करूंगा, वेट करूंगा, और जितना कम से कम अगर मैंने चैलेंज भी कर दिया उनकी जान तो बच सकती है। तो मैं जब पहुंचा ऊपर तो मुझे बाहर लोग दिख गए, तो मैंने एकदम चैलेंज किया उनको। तो हाँ, तो जब चैलेंज किया तो एग्जैक्टली नहीं बता सकता, करीब 3 से 4 जने थे। हाँ, जब मैंने चैलेंज किया उनको तो सरप्राइज हो गए वो लोग। और सरप्राइज होने के बाद उनको ये एक्सपेक्ट भी नहीं था कि हम लोग आ सकते हैं इतनी जल्दी, और एकदम तब आएंगे क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी रेकी वेकी करी होगी, तभी आए होंगे वहाँ। कि अब कोई नहीं ये आ कैसे गए उनको ये समझ नहीं आया। उनको ये पता नहीं था कि फ़ोन की घंटी बजी। सही बात है। तो बट आपको अकेले होके डर नहीं लगा कभी? डर जैसा कुछ कभी किसी आर्मी मैन में होता भी नहीं होगा ना कि लगा? वेल, कॉम्बैट में तो कभी नहीं लगा। अच्छा। वैसे हर एक बंदा डरता है, भगवान से डरता है, बहुत सारी चीज़ों से डरता है, लेकिन कॉम्बैट में कभी डर नहीं लगा। कॉम्बैट सिचुएशन में जो डर गया वो मर गया। तो ये हमारी इंडियन आर्मी है और आई थिंक हर देश की डर का तो सवाल ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है, डर का खाना ही नहीं है कोई। आपने सिर्फ अपना एक मिशन है जो आपको कंप्लीट करना है, और मिशन के आगे कुछ भी नहीं है। डर तो बहुत बाद में। फिर आपके बाकी लोग कब आए? फिर वो बाकी लोग जब तक आए तब तक मैंने चैलेंज किया उनको, और कभी कभी चैलेंज में वार्तालाप भी हो जाती है। अच्छा। तो मेन ये था कि क्योंकि मैं एंगेज अगर करता तो फायर आता, तो फिर मेरे पास इतनी फायर पावर नहीं थी कि मैं उनको एंगेज कर सकता। तो बाय द टाइम पीपल बिल्ड अप, वो भाग गए। अच्छा, भाग गए। तो पहले तो मुझे देखना था कि जाके कि पीपल आर सेफ और नॉट, एंड देन वी ट्राई टू चेज देम, बट इट वाज वेरी डेंस फॉरेस्टेशन, वी कुडंट। बट जो मुझे रिलीफ मिला उनको देख के, वो सारे पलंग के नीचे छुपे हुए थे, और अगर मैं वो आवाज़ नहीं देता शायद वो दरवाज़ा तोड़ के उनको
मार देते। मारते थे। उसी पर्पज से गए होंगे वो तभी। शायद नहीं, गए तो शायद उसी पर्पज से थे, लेकिन मेरे को बड़ी अच्छी नींद आई उसके बाद। कितने सारे लोगों को बचा लिया। होपफुली शायद मेरी वजह से बचे। कश्मीर का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो हम आज भी, हमारी इतनी सारी आर्मी वहाँ पे हर समय रहती है, आपको क्या लगता है कभी ये रिजॉल्व होगा या ये इंसर्जेंसी ऐसे ही? देखिए, दो नेशंस की मर्जी बहुत ज़रूरी है इसको रिजॉल्व करने के लिए। हम तो आर्मी वाले हैं, हमारा काम है लड़ना, ठीक है, हमारा काम है अपनी ड्यूटी करना। इट्स अ पॉलिटिकल सिचुएशन, इट्स अ पॉलिटिकल कंडीशन, ओनली डायलॉग कैन सॉल्व इट। लेकिन डायलॉग तभी हो सकता है जब दूसरा आदमी हथियार छोड़े, और वो छोड़ेगा नहीं। वो हथियार छोड़ता नहीं है। दूसरा ने, उसकी आदत है थोड़े दिन रुक के फिर कुछ ना कुछ करेगा। तो इस बार हमारी इंडियन आर्मी ने, इस बार नहीं, हमारे पिछले 10 सालों से हम लोग मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, हम घुस के मार रहे हैं उनके सर अंदर आज जाके। 10 साल में इंडियन आर्मी में जो चेंजेस आए हैं और उस 10 साल पहले आपको क्या डिफरेंस लगता है? देखिए, सबसे बड़ा चेंजेस बहुत आए हैं। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, इक्विपमेंट चेंज हो गया है, ट्रेनिंग चेंज हो गई है, वॉरफेयर का तरीका चेंज हो गया है बहुत ज़्यादा। हम पूरा दिन बात कर सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन एक सबसे बड़ा फ्री हैंड कॉन्सेप्ट में डिफरेंस आ गया है कि अब सहेंगे नहीं। सहेंगे नहीं। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, घर में घुस के मारेंगे। और ये फ्री वो हैंड हमने इंडियन आर्मी 2016 को- से स्टार्ट किया, अच्छा, जब उरी का एक 2016 से ये हुआ पहला है। जो हुआ था, जी, जी। जब हमारे उरी के कैंप पे अटैक किया मिलिटेंट्स ने। पहली बार हमने, आपने मूवी भी देखी होगी, काफ़ी जी, रियलिस्टिक जी। मूवी है वो। दो जी, हाँ। ऑब्वियसली ऐड कर देते हैं मूवी के अंदर, क्योंकि उन्होंने बेचनी है पिक्चर। सर एक टाइम ऐसा था जब बोलते थे कि इंडियन आर्मी जो है वो बेसिक नीड्स के लिए भी तरस रही है। आई थिंक ये कुछ आज से 10-15 साल पहले की जब कहानी थी। वेल, बेसिक नीड्स के लिए तरस रही है ऐसा तो कभी- 1962 से पहले होता था, 63 अच्छा, से पहले, ओके। जब इंडियन आर्मी नई थी और हमारे पास सामान नहीं था, इक्विपमेंट नहीं था। बट एज वी ग्रू इन टाइम वी बिकेम वेरी केपेबल। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि नो, नॉट एट ऑल। arms बेसिक and नीड्स ammunitions- अगर आप बोलोगे तो वो तो कभी नहीं हुआ। हाँ, Free hand नहीं था। वी स्टिल नीड बेटर इक्विपमेंट, वी स्टिल नीड मोर इक्विपमेंट, वी नीड मॉडर्न इक्विपमेंट। और वो हर एक किसी आर्मी की रिक्वायरमेंट होती है। और हमारे को एक एडवर्सरी नहीं है हमारे पास दो एडवर्सरीज है। वी आर फाइटिंग टू फ्रंट वॉर, यू नो दैट ना। Yeah. एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है। चलो, पाकिस्तान एक गरीब एडवर्सरी है, अच्छा, गया गुजरा एडवर्सरी है, सही लड़ता बात। बड़ा अच्छा है, लेकिन लड़ता बहुत अच्छा है वो तो, लेकिन छोड़ता ही नहीं है वो तो। चालाकी से लड़ता है। चालाकी से लड़ता है ना। बट आप मुझे बताइए लेकिन आज चाइना एक बहुत मॉडर्न एडवर्सरी है और बहुत आगे है हर एक चीज़ में, टेक्नोलॉजी में, इक्विपमेंट में। तो हमें उसको भी मैच करना है, तो इसलिए हमें इक्विपमेंट अपग्रेड बहुत जल्दी चाहिए। कभी कभी ऐसी इंफॉर्मेशंस आती हैं कि ये हमारे बॉर्डर लाइन से और आगे आ गए, यहाँ पे उन्होंने हमारे स्टेट का नेम चेंज कर दिया। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? देखिए, ये ज्योग्राफी है और इसको आपको समझना पड़ेगा। जो इंडियन चाइना के जो मेन डिस्प्यूटेड रीजंस हैं, बहुत सारे हैं। उनमें से एक ये है कि एक बाउंड्री है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि दो देशों के बीच में है, जो कि डिफाइंड नहीं है। अगेन, जैसे कि हमारा एलसी डिफाइंड नहीं है, वैसे ही ये भी डिफाइंड नहीं है। तो उसमें जो जहाँ है वो बैठा हुआ है। और वो यूनिकनेस इसकी है कि ये इतने हाइट्स पे है और इतनी इनहॉस्पिटेबल टेरेन कि ना उनके लोग होते हैं ना हमारे लोग होते हैं। तो आप छोड़ देते हो एरिया खाली, और कभी एक प्लेटून आके इस तरह बैठ जाती है, कभी एक प्लेटून जाके उस तरह बैठ जाती है। तो फिर वो आपस में बातचीत हो जाती है। और 1962 के बाद पहली बार 1920 के अंदर 2020 में जो गालवान इंसिडेंट हुआ है, वो पहली बार गोलियां चली और लोग मरे हैं। उसके बाद तब तक तो पीसफुल चल रहा था, सिर्फ बातचीत से और नेगोशिएशन से काम हो जाता था। उसके बाद थोड़े रिलेशन भी खराब हुए हैं चाइना के साथ। सो ये क्यों हुआ सर? इसके रीजंस क्या थे? वही जैसे मैंने बताया अपने कि सामने territory आके में। बैठ गए आके, और फिर अच्छा। अटक के बैठ गए। और हमारे मोटिवेटेड सोल्जर्स जो है वो तो एक इंच नहीं देने को तैयार है। और हमारे जो ट्रुप्स थे वहाँ, उन्होंने नहीं सुना। और उसके बाद उन्होंने आप देखा ना ताब और फाइट बैक किया। फाइट बैक किया। और फाइट बैक के अंदर थोड़े बहुत लोग हमारे भी गए, पर काफ़ी सारे लोग उठ के अच्छा, ग्रेट सर, ग्रेट। मतलब ये सब सुन के इतना अच्छा लगता है, प्राउड फील आता है कि भाई हमारी जो आर्मी है वो किसी कीमत पे पीछे नहीं हटेगी। बहुत जज्बे वाली आर्मी, बहुत जज्बे। बहुत जज्बे। बांग्लादेश तो हमेशा हमारे सपोर्ट में रहता था, बट अभी आप देख रहे हैं वहाँ पे भी, और इसके बारे में भी आप कुछ बात करना चाहेंगे? बांग्लादेश का ऐसा है कि
बहुत पॉलिटिकली गवर्न कंट्री है और यहाँ सिर्फ 4 मेजर फोर्सेस हैं वहाँ बांग्लादेश के अंदर। एक हमारी पुरानी गवर्नमेंट जो थी बांग्लादेश की, जो आजकल इलीगल कर दी गई है और जिनकी प्राइम मिनिस्टर हमारे पास हैं, अवामी लीग। दूसरी जो है शायद जायदा की जो पार्टी है, उनकी जो आजकल गवर्नेंस में है वो। और तीसरा है जिहादी फैक्टर और चौथा आर्मी है। तो ये 4 चीज़ें हैं वहाँ जो काम होती हैं। पर इंडिया इतना बड़ा है और उससे उनको जी बड़ा ही नहीं है, इंडिया बहुत सपोर्ट करता है बांग्लादेश को। बट ये जो लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया है कि पिछले कुछ सालों के अंदर जिहादी एलिमेंट बांग्लादेश में बहुत, primarily it's an Islamic country. While Islam is good, but there are fundamentalist element in Islam who do not want peace with India, right? And that faction in this party is a sizable faction. और ये जो टॉपल हुई है अवामी लीग और ये लोग आए तो ये जिहादीज आए, और जिहादीज आने के बाद ऑब्वियसली इनको इनकी केयरटेकर गवर्नमेंट बनी और उससे बहुत रिलेशनशिप ख़राब हो गए। और उससे अभी क्या है कि वेस्ट बंगाल में जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं एंड नाउ बीजेपी गवर्नमेंट आई है, मुझे लगता है कि बहुत तरक्की होगी उससे, काफ़ी सारी चीज़ें सुधरेंगी, इंटरनेशनल बाउंड्री बनेगी, माइग्रेंट प्रॉब्लम सॉल्व होगी, रोहिंग्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी, इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़ेगा। और अभी वहाँ भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई है जो पॉलिटिकली बांग्लादेश में इलेक्टेड है। एंड while they were no friends of India earlier, but I think this young gentleman who is now leading them is a practical man and he will see reason, because there's a lot of dependency on India. We supply so much of electricity to them. We supply there's so much of export going into the country. So there are a lot of they being influenced by some other country? I can't point a finger, but yes, there are other forces which are very interested in establishing base. China is always a threat to India, not only in Pakistan but also in Bangladesh, because जहाँ उनको मौका लगेगा वो अपना अपना होल्ड बढ़ाएंगे और ऑफर करेंगे। लेकिन चाइना बहुत चालाक देश है, उसको एक देगा तो 4 वापस लेगा। सर इतना खूबसूरत है और इतना सक्सेसफुल और इतना डेवलप्ड है, आप देखिए चाइना ऐसा क्या चीज़ है जो नहीं बनाता। जी चाइना में बस बोलने की इजाज़त नहीं है। हाँ, जो हमारे देश बोलने की इजाज़त नहीं है। मैं अगर यहाँ बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ आज, ये इसलिए बिकॉज मैं इंडिया में चाइना में नहीं कर सकता। हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। एब्सोल्युटली। सर अभी जो वॉर चल रहा है वेस्ट एशिया में, जो सिचुएशन है आप जो देख रहे हैं, इसके बारे में कुछ बात कीजिए सर। वेल वी आर इट्स एन ऑनगोइंग सिचुएशन। कल आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा। जी। तो आप उसके बारे में ज़रूर बताइए, बिकॉज अभी ये लोग बहुत जानना चाहते हैं। देखिए हमारे पीएम ने तो हमें ऑस्टेरिटी मेजर्स बताए हैं, बिकॉज आप मानेंगे कमाल है हमारे देश के अंदर, और मैं कायल हूँ कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पेट्रोल, गैस एंड बाकी सारी रिलेटेड चीज़ें जो इन लोगों से हैं इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं जब से ये लड़ाई स्टार्ट हुई। लेकिन हमारे देश में अभी तक तो कंप्लीटली कंट्रोल किया हुआ है इसको। अगर होएगी कल परसों तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज मैं जब पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आई एम वेरी प्राउड दैट आई बिलोंग टू दिस कंट्री एंड आवर गवर्नमेंट इज डन अ फैंटास्टिक जॉब इन कंट्रोलिंग दिस। पीपल से इट इज पॉलिटिकल बिकॉज ऑफ इलेक्शंस एंड ऑल, बट इलेक्शन खत्म हुए तो अभी 2 हफ्ते हो गए, 1-1.5 हफ्ता हो गया, कुछ हुआ नहीं है अभी तक। और लगता भी नहीं, आज स्टेटमेंट आई है कि आई डोंट थिंक सो दे विल डू इट, मे बी दे विल डू इट, बट आई थिंक बिफोर दे डू इट आवर प्राइम मिनिस्टर इज गॉन एंड अपील टू द citizens of this country to be careful in spending. इस वॉर का क्या इम्पैक्ट देखते हैं उसके बारे में? अच्छा इम्पैक्ट नहीं है जी, ये बहुत गलत है जो वॉर है। अमेरिका और इजराइल के अपने रीजंस हैं इस वॉर को करने के लिए। उन्होंने जब शुरू किया तो उनको लगा कि आसान होगा करना, लेकिन उनको शायद ये पता नहीं है कि एक हज़ारों साल पुरानी सिविलाइजेशन है ईरान, और एक बहुत बड़ा नेशन है और वन ऑफ द लीडिंग इस्लामिक कंट्रीज इन द ग्लोब एंड और उनके पैंतरे बहुत सारे उनके जो हैं वो उन्होंने सोचे भी नहीं थे, जिनमें से 2 पैंतरे तो बहुत बड़े थे। एक तो आसपास के
जीसीसी नेशंस को ही अटैक कर दिया उन्होंने, क्योंकि ये बोल के कि ये आप लोग सब अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, जो कि अमेरिका ने सोचा नहीं था। और दूसरा उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया, जिससे कि पूरे देश की ऑयल सप्लाई कम्प्लीटली इम्बैलेंस हो गई। पर आपको नहीं लगता कि ये स्ट्रैटेजी यहाँ की जो ये अपनी कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया है, चाइना है, उनको कहीं ना कहीं नीचे ले जाने के लिए ये स्ट्रैटेजीज़ हैं? इसका इम्पैक्ट ज़्यादा चाइना और मेरे को नहीं इंडिया पे लगता है? इंडिया चाइना से कुछ रिलेटेड है उनका एक। एक्चुअली ये इंटायर वॉर इज़ बिकॉज ऑफ इसराइल। इसराइल को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ईरान से, कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए तो ईरान रुकेगा नहीं इसराइल को नस्ते नाबूद करने से। और इसराइल It has nothing to do with India and and China's US is a great supporter of economy. Israel, It has nothing to do with and Mr. Trump is absolutely in sync with Mr. Netanyahu, and they are in agreement that Iran cannot have nuclear weapons. Okay. But ये मेरे ख्याल से अंडर एस्टिमेट कर दिया ईरान को उन्होंने, और इसलिए अभी कम्प्लीटली थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल। अभी तो चलो सीज फायर चल रहा है, मुझे लगता नहीं है सीज फायर लंबा रहेगा, और ये बड़ी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। एंड वी डोंट हैव वेरी गुड थिंग्स इसका कमिंग इकोनॉमी आउट पे तो इम्पैक्ट आ ही रहा है, हर देश की इकोनॉमी अफेक्टेड है। इकोनॉमी बड़ी चीज़ों का इम्पैक्ट आ रहा है, एआई का इम्पैक्ट आ रहा है, इस लड़ाई का इम्पैक्ट है। बट यस, इससे पहले यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसका इम्पैक्ट है। तो एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़रूरी है, इसलिए एनर्जी इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी तो है। आप अभी क्या लोगों को बोलना चाहेंगे फॉर दिस करेंट सिचुएशन? सोना ना खरीदें? नहीं जी, वो मेरा रेमिट नहीं है, मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूंगा। आपको जो खरीदना खरीदे, ना खरीदे। लिसन टू आवर प्राइम मिनिस्टर, ही इज टॉकिंग अ लॉट ऑफ सेंस, बट यस, बी प्रिपेयर्ड। थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी इजी एज यू प्रोसीड इन टाइम्स, एंड आई डोंट सी अ वेरी इमीडिएट एंड ऑफ दिस क्राइसिस। सर और बताइए, आप इसके अलावा भी आप इंडियन आर्मी को तो आपने 24 इयर्स सर्व किया है, उसके अलावा आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आपने 15 इयर्स वर्क किया है, एंड आप बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ एसोसिएटेड थे। सर थोड़ा उसके बारे में भी बताइए, और दोनों प्रोफेशंस में क्या है जो बहुत अच्छा लगा? और या एक्चुअली सबसे पहले तो आप ये पूछिए कि आपने डिसाइड क्यों किया इतने एक नोबल प्रोफेशन को छोड़ के? जी, तो हर एक के अपने रीजंस होते हैं। कभी कभी पर्सनल रीजंस हो जाते हैं, फैमिली रीजंस हो जाते हैं, कि आप, क्योंकि आर्मी वन ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस करियर्स, बट काफ़ी डायनेमिक है, मतलब आपको काफ़ी मूवमेंट है उसके अंदर। तो कभी कभी एक इंसान की ज़िंदगी में एक स्टेज आता है कि वो चाहता नहीं है कि वो मूव करे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके फैमिली कंपल्शंस हो जाते हैं कभी कभी। तो मोस्टली पीपल मूव बिकॉज ऑफ दैट। एंड ऑल्सो दूसरा रीज़न है, एक आर्मी बहुत पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है। पिरामिडिकल मतलब नीचे तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन एज आप चाहते जाओगे तो आपकी रैंक में आप ग्रो नहीं करते हो बहुत जल्दी। अनलाइक सिविल सर्विसेज, वहाँ सब लोग जो कमीशन होंगे वो आईजी बन के ही रिटायर होंगे। यहाँ मतलब पुलिस की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ इतना आसान नहीं है। आप बियॉन्ड अ सर्टन रैंक आप लेफ्टिनेंट कर्नल तो बन जाओगे, लेकिन उसके बाद जो है नैरो होता जाता है। तो हर जगह पे 50 to 60% एलिमिनेशन हो जाती है। ये सिर्फ डेजिग्नेशन के लिए भी या मनी वाइज आल्सो? मनी का इतना इफेक्ट नहीं है। आप सो इसमें क्या होता है, आप सुपरसीड हो जाते हो, तो आपका जूनियर आपसे सीनियर हो जाता है, और आप उसी रैंक पे रह जाते हो, लेकिन जूनियर आपका आगे रैंक पे बढ़ जाता है। जबकि रिस्पेक्ट आपकी उतनी ही रहती है, आपके काम भी अच्छे आपको मिलते हैं, लेकिन आपको रैंक नहीं मिलेगी और प्रमोशन, बिकॉज पोजीशन से उतनी कम है ना। आपकी इंटेक बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऊपर की पोजीशंस बहुत कम है। तो इसके लिए तो फिर आपको कहीं ना कहीं तो लोगों को हटाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए फिर लोग बोलते हैं कि चलो अभी मेरे को प्रमोशन नहीं मिला, मैं कहीं और ट्राई कर लेता हूँ। तो इंडियन आर्मी आपको रास्ता देती है जाने का बाहर। आपके मैटर में भी आपको भी मिले वो रास्ते? नहीं, मेरी सुपरसेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मेरी पर्सनल रीजंस थे, मेरा फैमिली कारण। लेकिन बहुत मुश्किल डिसीजन है। मैं तो आई वाज डूइंग वेरी वेल इन द करियर, बट ये बड़ा एक इमोशनल डिसीजन है, क्योंकि आप एक चीज़ से जितना प्यार करते हो और उसको छोड़ के एकदम बाहर आ जाना, जहाँ की आपके लिए आपके पास कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। आपको तो सिर्फ हथियार चलाना आता है, आप लोगों को लीड करना आता है। कैसे डिसाइड किया फिर? मतलब बहुत मुश्किल होगा। सो इंडियन आर्मी के अंदर जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, ऑल थ्री, एक यूनिकनेस है। दे आर वेरी गुड लीडर्स,
और जैसे मैं बोला ना, either you have it or you don't have it. And what the civil world look for is your leadership ability. True. So if you are smart and you know how to pick up the right thread in the corporate world, in the civil world, you can actually work on your leadership and you can leverage your leadership to reach. There is no limit. There is no limit. Because at senior level, only leadership is required, nothing else. काम तो सब सीख लेते हैं, सही लेकिन बात। लीडरशिप सीखना बड़ा मुश्किल है। बड़ी मुश्किल। और यहाँ एक ट्रेंड लीडर आपको मिल रहा है। तो मेरे केस में भी जब मैं बाहर आया तो इट वाज ऑन अ विंग एंड अ प्रेयर, जिसे बोलते हैं ना, कि एक पंख पे उड़ रहा था और एक लबों पे दुआ थी कि कुछ भगवान कर देगा, और अपने आप पे इमेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस, और मेरी फैमिली का भी बहुत सपोर्ट था मेरे साथ कि चलो अभी हम बाहर चलते हैं। अभी बाहर चलते हैं। तो बाहर जाके because of this self confidence, God was very kind and I got some very good roles to do, and I worked with some very big multinational companies. Yeah. And it was a very interesting journey, but chalk and cheese, दोनों चीज़ें completely different. सर, यूथ को आप क्या बोलेंगे कि आर्मी में जाओ या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करो? वेल, यूथ का अपना डिसीजन है, क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है। मैं तो चाहता हूँ कि हर एक आदमी, हर एक यूथ should try for the uniform always, because it is a way of life. देखिए, मैं सबको ये बोलता हूँ कि 4 चीज़ें हैं जो आपको डिफेंस सर्विसेज देती है जो कोई नहीं दे सकता। और मैं प्रायोरिटी पे बोलूँगा आपको। सबसे पहले तो कोई आपको लीडर बनना नहीं सिखाएगा बाहर। आपको डिफेंस सर्विसेज लीडरशिप ऑर्गेनिकली सिखाती है। अब मैं आपके नीचे अगर 10 बंदे बोल दूंगा और बोलूँगा उनको मैनेज करो, तो छक मार के आप मैनेज कर लोगे, ठीक है, और धीरे धीरे आप उनको अच्छे से अच्छे मैनेज करना सीख जाओगे। और एज यू कीप ग्रोइंग, वो 10 से 15, 20, 25, 100, 200, 1000 हो जाते हैं, आप उनको भी मैनेज करना सीख जाते हो, और वो लीडरशिप है, ठीक है। और नहीं मैनेज करोगे तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो एक लीडरशिप है। दूसरी, आपको बहुत एडवेंचरस लाइफ मिलती है। मतलब इट इज़ बेसिकली आप एक ट्रैक पे जा रहे हो जी। और ट्रैक पे आप जाते हो तो आपको क्या दिखता है? आपको अच्छे से नए नए रास्ते दिखते हैं, आपको पहाड़ दिखते हैं, आपको बर्फ़ दिखती है, आपको पेड़ दिखते हैं, आपको जानवर दिखते हैं। तो एक इंडियन आर्मी इज़ लाइक अ ट्रैक ऑफ लाइफ। आप एक ट्रैक पे निकले हो और आपको ये पता नहीं है कि आपने 6 महीने बाद क्या करोगे, आपको ये पता नहीं है आप कल क्या करोगे। और दैट मिस्टीरियस पार्ट is not there in any other life. It's a way of life. It is it. तीसरा, आप डिफेंस फोर्स में जाते हो, आपको एक परिवार मिल जाता है। So you have battalions, you have regiments, and they become your families. तो आज अगर मुझे कुछ बोले कि मैं आज यहाँ बैठा हूँ आपके साथ, कि मेरी फैमिली क्या है, मेरा फैमिली मेरी रेजिमेंट है इधर। क्योंकि कल मेरे को छींक भी आएगी तो मेरे रेजिमेंट वाले मेरे पास आ जाएंगे, बोलेंगे क्या हुआ तेरे को। मेरी चाचिया, बुआ, मामा, दे ऑल लव मी, बट वो अलग अलग कहीं जगह है, शायद फ़ोन करने के, लेकिन ये लोग फिजिकली आ जाएंगे मेरे पास। तो और चौथा, इमेंस जॉब सिक्योरिटी। आजकल पे एंड अलाउंसेस बहुत अच्छे हो गए हैं। मेरे को लगता है नहीं कॉर्पोरेट मैच कर पाएगा आजकल, नहीं कर पाएगा। स्पेशली इंडियन, नॉट ओनली इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एवरीबडी फैंटास्टिक। सो हर एक बंदे को ट्राई करना चाहिए। और फ्रैंकली अगर आप कॉर्पोरेट पे देखेंगे तो 10 में से 8 लोगों ने ट्राई किया होगा, नहीं हुआ होगा तब जाके कॉर्पोरेट में आए। सो दैट्स अ फैक्ट। बोलेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इतनी सारी बातें हैं सर। कुछ बताइए आप, जो ये मणिपुर या कश्मीर को ले लीजिए आप, जो ये इंसर्जेंसी है उसके बारे में कुछ बताइए। मणिपुर का क्या? देखिए, मणिपुर एक अलग फॉर्मेट है इंसर्जेंसी का। वहाँ काफ़ी इंटरनल इश्यूज हैं, कास्ट बेस्ड इश्यूज हैं, और बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल सिचुएशन है बिटवीन कपल ऑफ कास्ट। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा बिकॉज इट्स ऑन गोइंग सिचुएशन। और कश्मीर एक कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर्मेट है इंसर्जेंसी का। कश्मीर में वाइल इन 80s and 90s ये जब सिचुएशन स्टार्ट हुई थी, दैट वाज बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, वेयर दे वर supposed to be rigged elections and people did not support a particular government, and immediately हमारे नेबर को एक आइडिया मिल गया कि यार ये बहुत अच्छा तरीका, और उन्होंने आर्म सप्लाई की लोकल्स को, और लोकल्स ने उसको अनरेस्ट कर दिया। तो वो इंसर्जेंसी थी। आपको पता नहीं होना चाहिए, इंसर्जेंसी और टेररिज्म में बहुत अंतर है। हाँ। तो इंसर्जेंसी वो है जो कि होम ग्रोन होती है। इंसर्जेंसी में लोकल पीपल आर अनहैप्पी एंड दे स्टार्ट
picking up weapons and they start targeting the government. So ये पर टेररिज्म मणिपुर में भी यही हो रहा है। में लोकल्स नहीं होते, टेररिज्म के अंदर बाहर के लोग बाहर आते के हैं, लोग आ जाते फंडामेंटली वॉप्ड बंदे होते हैं और वो गवर्नमेंट को टारगेट नहीं करते हैं, वो लोगों को टारगेट करते हैं। वो टेरर टेरर मतलब डर फैलाना। तो कश्मीर में टेररिज्म है, बाहर के लोग आते हैं, इनोसेंट्स को मारते हैं, प्लेबिसाइड करते हैं, सॉरी जेनोसाइड करते हैं। हैं। वहाँ के लोग भी, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, कई बार वो भी देखिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि कंप्लीटली इंडिया के साथ है सारे। लार्जली पीपल आर पेट्रियोटिक, लार्जली पीपल आर विद इंडिया। कश्मीर में भी डायनामिक्स बहुत अलग है, जम्मू थोड़ा अलग है, कश्मीर वैली थोड़ा अलग है, क्योंकि इनकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल बहुत डिफरेंट है। जम्मू के अंदर लार्जली हिंदूज़ हैं और कश्मीर के अंदर लार्जली मुस्लिम्स हैं, और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था कि हमारे संग गलत हुआ है, हमको या तो पाकिस्तान के संग होना चाहिए था या हम एक इंडिपेंडेंट कश्मीर होना चाहिए था। और ये बड़ी मुश्किल से कीड़ा निकला है। जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ है उसके बाद थिंग्स हैव रियली चेंज्ड अ लॉट ओवर देयर। एंड मैं आज की तारीख में बोलूँगा, एंड थैंक्स टू द गवर्नमेंट डेफिनेटली, और आज की तारीख में मैं बोलूँगा 99% पीपल आर पेट्रियोटिक ओवर देयर, दे वांट टू बी विद इंडिया। पाकिस्तान वांट्स टू बी विद इंडिया। अगर पाकिस्तानियों को बोलोगे कि कहाँ जाना चाहेंगे, बोलेंगे जी हम इंडिया भेज दो। हु वांट्स टू बी विद पाकिस्तान? गरीब भुक्का नंगा देश, ठीक है ना, सॉरी बट दैट्स अ फैक्ट। और ये लोग रियलाइज करते हैं ये, लेकिन इनका क्या है कि जो हमारा साथ वाला मुल्क है वो बैठने नहीं देगा। तो ये जो 1%, और इट्स अ बेसिकली इकोनॉमिक टेररिज्म। तो इन लोगों को पैसा मिलता है, फंडिंग आती है, हथियार आता है, तो ये आके फिर ये सारे काम, उनको यही आता है और कुछ आता भी नहीं है, उनका धंधा है। तो ये बेसिकली इट्स बिकम अ इंडस्ट्री। कश्मीरी पंडित्स के लिए आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ने क्या किया? और गवर्नमेंट काफ़ी कर रही है, जो रिहैब कर सकती थी करी उन्होंने, पिछली गवर्नमेंट ने भी किया, इस गवर्नमेंट ने भी किया। और उनको अब सी वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेप्स इज एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 and Kashmiri Pandits who have gone all over the place in India, they have the choice to go back. However, the state is still not as secure as it should be for them to feel secure. But there will be a day when they will probably go back to their land, to their homes, and I hope that happens because they are integral part of Kashmir. कुछ फैमिली के बारे में बताइए आपकी। मेरे I'm very happily married and my wife used to work for a bank in the charity foundation. Okay. And so no army connection. मेरा और मेरी वाइफ का किसी का भी कोई आर्मी कनेक्शन नहीं है, दोनों का दूर दूर तक जी। और अब वो बेसिकली घर पे ही है और शेयर्स एंड ट्रेडिंग करती हैं। बट काफ़ी सपोर्ट है मेरे को उनका। और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा, दोनों ऑस्ट्रेलिया में, दोनों पढ़ने के लिए गए थे। फिर वहाँ मेरा बेटा तो अभी भी पढ़ रहा है वहाँ, मेरी बेटी वहाँ वर्क करती है, आजकल आई हुई है इधर। तो हैप्पी इन देयर करियर्स। लाइक हाँ, बोथ ऑफ देम डिड नॉट गो फॉर द आर्मी, और ये मेरा रिग्रेट है। okay. But then it's their choice, you cannot force. हाँ एग्जैक्टली। तो मेरे बेटा का थोड़ा सा एक हाथ में ऑर्थोपेडिक इशू था, तो वो मेडिकली ही वाज नॉट क्लियर फॉर दैट। But my daughter left very early after 12th and she wanted to become a financial part of the financial marketing world, so that was not the choice. Okay, so anything that suits them. Yeah. They have the right to choose the career. Correct. Sir, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप लाइफ कोच भी हैं, और आप बहुत लोगों को मोटिवेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उनकी लाइफ चेंजिंग के लिए भी बहुत सारे चीज़ें आप करते हैं। सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो ये जर्नी मेरी जब मैं एक एमएनसी के साथ था तो वहाँ से स्टार्ट हुई थी। और वहाँ मेरे को मेरे किसी एक दोस्त ने, जो कि बिजनेस लीडर था एक हेड का, उसने बोला यार मुझे ना अकाउंटेबिलिटी के ऊपर एक, जैसे आप लोग आर्मी में अकाउंटेबिलिटी होती है ना कि बक स्टॉप्स एट यू, आर्मी में एक लाइन है, द बक स्टॉप्स विद मी, मतलब मैं हूँ रिस्पॉन्सिबल, जो भी किया मैंने किया है, मुझे ब्लेम करो, मुझे। अकाउंटेबिलिटी बेसिकली मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बीइंग आंसरेबिलिटी, कि मैं आंसरेबल भी हूँ,
स्टेक होल्डर्स वो तो आजकल कोई लेना नहीं चाहता। करेक्ट करेक्ट, कहता है कि वो मेरे लोगों को सिखाओ यार, क्योंकि हर लेवल पे, तो ही वाज अ वेरी सीनियर गाय एंड ही हैड लॉट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट्स, डायरेक्टर्स एंड असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट्स हु वर लीडर्स इन देयर ओन राइट. He said, I want to you to teach them accountability and bring some stories from your life. How army was accountable, how you saw accountability in the army, and how can you transpire or transfuse that into the corporate stream. तो मैंने पहली बार एक वो सेशन लिया हुआ, 1 घंटे का सेशन था और बड़ा बड़ा ज़बरदस्त सेशन हुआ वो. सब कुछ तो बताइए, कुछ इसमें कुछ स्टोरीज बताइए, कुछ आप ऐसा बताइए जिससे लोग मोटिवेट हो जाएं और वो आपको और सुनना चाहें. जी हाँ, मैं उसी के बारे में बता रहा था. तो उसके बाद वहाँ से वो सिलसिला स्टार्ट हुआ. फिर मुझे इमिडिएटली दूसरे बिजनेस लीडर ने बुलाया, फिर तीसरे बिजनेस लीडर ने बुलाया. तो मैं ऐसे सेशंस अपने कंपनी में करता था. तो जब तक मैं उनके साथ था तो मैं बाहर नहीं गया. कुछ सेशंस किए अपने दोस्तों के लिए, बिकॉज वर the heads of corporates for other and were very senior positions, so they would call me, but I would do a pro bono work with them, but largely for my own company. And after that, since I have now left working, I am doing this as a passion. I do that for my friends, for So, people who want it. if I am a person stuck in something, how will you give me that motivation? I am a businesswoman. I face challenges about the staff as well, about finance, about everything. So what will you do to motivate me? So motivation is a very complex issue. तो जैसे मैं आपको हमारी पॉडकास्ट से पहले बता रहा था कि there is something called a context. So I always tell people to change the context. Okay. तो मेरी मेरी ज़िंदगी में एक इंसिडेंट हुआ, मैंने वहाँ से वो सीखा. तो जब मैं NSG में था तो हमारा बेस्ट कमांडो के लिए डैगर मिलता है, उसके लिए कंपटीशन चल रहा था. तो उसमें 2 लोग थे, एक मैं था और एक और यंग कैप्टन थे. तो हम आपस में हमारा था कि हु विल बिकम द बेस्ट कमांडो, और जो इसको कमांडो जो बेस्ट मिलेगा उसको एक डैगर मिलेगा, यू कैन कैरी इट फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. तो आई वाज एस्पायरिंग फॉर दैट, बट आई वाज नॉट फिजिकली एज टफ एज हिम. ही वाज फिजिकली फार मोर टफ एंड आई न्यू दिस. बट वहाँ सिर्फ फिजिकलिटी नहीं है, वहाँ 3 चीज़ें होती हैं. वहाँ एक आपका रिटन मेंटल एबिलिटी, सेकंड इज फिजिकल एंड थर्ड इज फायरिंग. बिकॉज एक कमांडो को बहुत बहुत अव्वल दर्जे की फायरिंग करनी होती है. उसमें बेसिकली उसको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा. 5 सेकंड में 10 राउंड फायर करने हैं 20 मीटर पे, और एक इतने से टारगेट के ऊपर, वो भी कूद के फ्रंट रोल करके, और 2 मैगजीन्स चेंज करके. इतनी टफ लेवल की फायरिंग है, और वो सारे राउंड्स उसमें होने चाहिए टारगेट के ऊपर. ठीक है, और छोटा सा टारगेट है, वो टारगेट भी कभी कभी हिलता है. तो लेकिन आई वॉज वेरी गुड, आई न्यू आई वॉज बेटर देन. तो हमारा कट टू कट चल रहा था. फिजिकल में वो आगे था, रिटन और बाकी एबिलिटीज़ के अंदर हम लोग बराबर थे, और फायरिंग में मुझे उसको बीट करना था, और आराम से मैं कर देता बीट. और जब वो हम कर रहे थे, तो जब मैंने फायर किया, मेरा टर्न आया, तो जो मेरे राउंड्स थे उसमें से 2-3 डड राउंड्स निकल गए. डड आप समझते हैं ना, जो फायर नहीं हुए. हाँ, मतलब पुराने राउंड्स थे तो फायर नहीं हुए. तो वो मेरा स्कोर नहीं हुआ और मैं जीत नहीं पाया. तो मैं बड़ा उदास हो गया. तो जो हमारे जो कमांडेंट बैठे हुए थे, जो कि ही वाज प्रिसाइडिंग ओवर इट, तो उन्होंने बोला नहीं दिस इज अनफेयर. अच्छा, दिस इज अनफेयर, वी विल डू इट ऑल ओवर अगेन. तो मैं बड़ा खुश हो गया. मैंने बोला कि यार ये बहुत अच्छी बात है, मुझे चांस मिल गया, अब मैं ठोक दूंगा. तो कैन यू बिलीव इट, लाइटनिंग स्ट्रक ट्वाइस. फिर मेरे डड निकले और उसने पूरा फायर किया. और मेरी स्कोरिंग नहीं हुई. तो इसे यार इनफ इज इनफ, नाउ इट्स योर बैड लक, सो ही विल टेक द डैगर. और मैं डिजेक्ट हो गया, और मैं बड़ा उदास होकर बाहर निकला. तो मेरा जो उस्ताद था, जो मुझे सिखाता था फायरिंग, तो 2-3 महीने से हमारे साथ था जुड़ा हुआ, तो मुझे बड़ा पसंद करता था, बिकॉज आई वॉज वन ऑफ द बेस्ट फायरर्स. तो वो आया पीछे से, उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, कहता सर शुक्र मनाओ, ये जो डड है ना ट्रेनिंग में निकल गए. अगर रियल लाइफ में डड निकलते तो आपकी छाती में 3 गोलियां लगी होती हैं आज. सच में. सो ही चेंज द कॉन्टेक्स्ट. मोमेंट ही चेंज द कॉन्टेक्स्ट. मेरे को अपनी लॉस का एहसास ही नहीं हुआ. कहता आपकी जब डड आपकी ज़िंदगी में पीछे चले गए, अब नहीं आएंगे, क्योंकि कभी कभी आते हैं, खत्म हो गए डड, आगे देखो.
कितना अच्छा लगा सुन सो मैंने जैसे बोला कि आपने प्रिज्म चेंज करना है। हाँ। आप जिंदगी को किस प्रिज्म से देखते हो, उस प्रिज्म को आप चेंज कर दो, आपकी जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाती है आगे। तो अगर आपने मोटिवेट होना तब देखिए कि आप जिंदगी सच को में मैं मोटिवेट हो गई आपकी इस बात से। सही में किस अभी थोड़ी प्रिज्म देर से आप पहले देख मैं रहे हो। कुछ और सोच रही थी, बैक ऑफ द माइंड कई चीज़ें चल रही थी, बट आपने ये कहानी सुनाई और ये सच में मुझे बहुत दिल पे छुई। थैंक यू सो मच सर। ऐसे कोई साथी जो ट्रेनिंग में आपके साथ थे और फ्रंट वॉर पे आए या बॉर्डर पे भी आप पोस्टेड थे, आपने उन्हें खो दिया, ऐसा कोई जज्बा कभी हुआ? काफ़ी लोग हुए हैं कैजुअल्टी कॉम्बैट में भी और अदरवाइज ऑल्सो एज नॉट ओनली जस्ट इन कॉम्बैट, वेदर बैड क्लाइमेट एक्सीडेंट्स, क्योंकि आर्मी एक बहुत ही हाई रिस्क इन्वायरमेंट है। आप इतनी हाइट्स पे हो, कभी लैंडस्लाइड हो जाता है, कभी एवलांच हो जाता है, कभी फ्लड्स आ जाते हैं, तो कुछ ना कुछ बहुत सारे लोग हैं। आपने फेस किया ये जिसमें से? मैंने सारी ज़िंदगी फेस किया है, बिकॉज यू बीन इन ऑल प्लेसेस। अभी तो इंडियन आर्मी के टैंक्स तो लेह लद्दाख में भी ऊपर पहुंच गए हैं, तो आपको पता है वहाँ किस तरह का वेदर है, -40, -50, -60। सियाचिन में ट्रुप्स है वहाँ, तो कैजुअलिटीज आर पार्ट ऑफ लाइफ, बट बढ़ते रहते हैं हम लोग आगे। मेरे से एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ। मैंने जैसे आपको बताया मैं टैंक्स के अंदर कमीशन हुआ था। हाँ। तो फाइनली मैंने एनएसजी के बाद मैं वापस टैंक्स में आ गया और इवेंचुअली मैंने एक टैंक की रेजिमेंट कमांड करी। तो 2000 टैंक 19 T90s T90 हाँ। T90s ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टैंक्स है, रशिया का बना हुआ है। हाँ। और अब तो और भी एडवांस हो गया है। अच्छा। एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट टैंक्स। तो आई एम वेरी प्राउड टू हैव कमांडेड अ यूनिट ऑफ T90। तो हमारी एक एक्सरसाइज चल रही थी राजस्थान में और डेजर्ट था। तो वहाँ क्या है कि राजस्थान में आजकल डेवलपमेंट हो रहा है, आजकल रोड्स थोड़ी सी बना रहे हैं और बिजली भी आ रही है। तो हमारा मैसिव टैंक्स 20-25 किलोमीटर पे चलते हैं आपस में ना, इतने मैसिव कॉलम होता है, तो डस्ट इतनी होती है और आवाज़ इतनी होती है कि ऐसा लगता है कि कुछ तूफान या जलजला आ गया है जब टैंक्स चलते हैं। तो आपने देखा टैंक्स किस तरह के होंगे, आपने पिक्चर में देखा होगा, जी हाँ। बॉर्डर मूवी में देखा होगा ना। तो वो इतने ह्यूज होते हैं, उनको हाँ, कैसे चलाते हैं? सब चीज़ चल जाती है। वो अंदर ही रहते हैं, अंदर टैंक के अंदर ही रुकना अगर पड़ता आप है। बाहर रहोगे तो गोली लग जाएगी, तो आपको अंदर ही रहना हाँ। होता है। और काफ़ी Challenging होगा यूनिक ना। चैलेंज है टैंक को चलाना, लीड करना, फायर करना। तो एक टैंक में 3 लोग होते हैं, एक ड्राइवर होता है, एक गनर होता है और एक कमांडर होता है। तो मैं उस टैंक का कमांडर था और मैं और भी 50 टैंक कमांड कर रहा था अपने ऊपर। तो मैं एक पोस्ट पे बैठा हुआ था ऊपर। हाँ। और हमारे ये तब की बात है जब इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर नहीं पे नहीं आप... नहीं, ये एक ट्रेनिंग का हमारा चल रहा अच्छा। था। ये 2008-9 की बात है। हमारी एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज, बहुत बड़ी ट्रेनिंग एक्सरसाइज चल रही थी, थिएटर लेवल की। तो सो हमारे टैंक के साथ एक एंटेना होता है, एंटेना का बेस। तो उसके ऊपर मेरे गनर ने ना अपना एक कपड़ा बांधा हुआ था, तो उसमें हम लोग एंटेना लगा के एंटेना खड़ा करते हैं ताकि हम दूर दूर तक कम्युनिकेट कर सकें। तो वो हमारा टाइम चल रहा था और मैं लीड कर रहा था, तो मेरे मैप भी खुले हुए थे और बहुत सारी चीज़ें थी। बड़ा और दोपहर का टाइम था, करीब 1:30-2 बजे का। तो सिंस मैंने बोला कि वहाँ जो राजस्थान के गांव हैं, मैं 8-9 की बात कर रहा हूँ, तो और भी एडवांस हो गए होंगे। वहाँ बिजली के पाइलन्स हैं और 2 पाइलन्स के बीच में हाई टेंशन केबल हैंग करती है। हाँ। और हमारे टैंक्स के बड़े बड़े एंटेना होते हैं, तो वो लग जाते हैं कभी कभी उनसे। तो नॉर्मली जब इस तरह की एक्सरसाइज होती है तो वो बिजली बंद हो जाती है। तो अच्छा। हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को बताते हैं, हाँ। तो लाइट ऑफ कर देते हैं। इट्स अ गिवन रूल। ओके। तो हम चले आगे। मेरा तो एंटेना भी बहुत बड़ा नहीं था, तो वो आगे एक वायर हैंग कर रही थी। तो थिंकिंग कि वो उसमें तो कोई बिजली होगी नहीं, तो हमारा टैंक गया, तो मेरे एंटेना में वायर लग गई। तो हाँ, करंट। आई वॉज एज्यूमिंग दिस नो करंट, एंड कुछ हुआ भी नहीं उस वक्त। तो मैंने अपने ड्राइवर को बोला, मैंने कहा ड्राइवर रिवर्स करो, ये वायर अटक गई। तो एंटेना के टेंटिकल्स होते हैं, तो उसमें वो ऐसे आके यहाँ अटक गई। तो जब उसने रिवर्स किया तो रिवर्स में वायर आ गई पीछे, और आगे करे तो आगे जाए, तो निकले ही ना। तो मैंने कहा यार इसको निकालना पड़ेगा, अभी तो फंस गई है। सडनली आई नोटिस्ड कि वो जो कवर है वो जलने लग गया।
और उसमें से धुआं निकल रहा है। एंड अ फ्लैश ऑफ अ सेकंड आई रियलाइज टू थिंग्स, इसमें करंट है और दूसरा हम सब की मौत सिर्फ सेकंड्स दूर है। बिकॉज अगर वो कपड़ा जल गया और वो टच हो गया तो पूरी अर्थिंग हो जाएगी और सारे के सारे हम लोग पूरा करंट हमारे हार्नेस से निकल के हमको, और 440 वोल्ट का करंट है। तो मैंने अपने गनर को बोला कि गनर को तुम निकलो बाहर, और क्योंकि मेरे पास तो पूरा सामान था और वो सब था, तो मच्छरदानी के पोल्स थे हमारे, रात को लगाते हैं मच्छरदानी सोने के लिए। मैंने कहा वन ऑफ द पोल्स आप निकालो और इसको निकालो। मैंने उसको कुछ नहीं बताया कि इसमें करंट है, और मैं पैनिक भी नहीं किया उस वक्त, वो कर भी नहीं सकता था। तो उसने निकाला, निकल गया, और निकलने के बाद तो उसमें इतनी इलास्टिसिटी थी और इतनी टेंशन थी कि आके उसके यहाँ लगा और उड़ गया, और उस बंदे के यहाँ से लेके यहाँ तक करंट निकला। तो उसके एक छेद यहाँ था और एक छेद उसके यहाँ था, तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई। वो 5-6 मीटर ऊपर, 5-6 फीट ऊपर उठा, डेक के ऊपर, टैंक के डेक पे, और टैंक के डेक पे गिरा नीचे और ही पास्ड आउट। तो इमीडिएटली मैं उठा, देखा पल्स नहीं थी, सांस नहीं थी, तो मैंने उसको CPR दिया और मैंने उसको रिवाइव कर दिया। अच्छा। और मैंने मुझे 30-35-40 सेकंड लगे CPR देने में, उसको रिवाइव हो गया बंदा, और वो बहुत ज़्यादा पेन में था। तो उसको हमने इवैक्यूएट किया। मैं अगले दिन उससे मिलने गया तो उसके पूरा मेमोरी लॉस हो चुका था। तो मैं आपको एक इंसिडेंट दे रहा हूँ कि इस तरह के इंसिडेंट होते रहते हैं। कितनी स्पॉन्टेनियस आपको डिसीजन लेना पड़ता है, नहीं तो गए लेना पड़ता है। रात को एक्सरसाइज चल रही है, आप चल रहे हो डेजर्ट्स के अंदर, और लोगों ने अपने छोटे छोटे वो बनाए हुए हैं, और आप ओपन जिप्सीज में चल रहे हो, आपकी तार लग गई आँख, अभी मेरे एक बंदे की पूरी आँख निकल गई। उसको फिर हमने मेडिकल सपोर्ट दिया। और उसको करेक्शन नहीं कर सकते, वो वैसे ही लगी हुई है तारें, उनको कुछ पता नहीं चलता ना। रात को अगर विलेजेस आके लगा देंगे तो, क्योंकि वहाँ लाइट तो है नहीं, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, कुछ नहीं है। और आप ऑपरेशंस करोगे, एक्सरसाइज करोगे बिल्कुल पिच डार्क नाइट में, बिकॉज आपको रियलिस्टिक कंडीशन सिमुलेट करनी है। सही बात। तो उसमें और लाइट जला नहीं सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, वरना दुश्मन देख लेगा। सर, आपने कोई वॉर में हिस्सा लिया? जितनी, जब से मैं कमीशन हुआ, जितनी वॉर है कहीं ना कहीं में उनका हिस्सा था ही था। जैसे ऑप विजय में जब कारगिल हुआ तो मैं स्टाफ में था, मैं सपोर्ट कर रहा था एज अ स्टाफ ऑफिसर। पराक्रम में मैं पूरा टाइम डिप्लॉयड था। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरे पराक्रम की। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह पे था जिसका नाम है हुसैनी वाला। हुसैनी वाला एक इनक्लेव है। तो इनक्लेव के अंदर नदी पीछे होती है और आपकी ज़मीन आगे होती है। तो जब दुश्मन का अटैक करेगा आप पे, तो दुश्मन के आगे कोई नदी नहीं है। तो अगर आप पंजाब बॉर्डर देखें, पंजाब बॉर्डर के अंदर बहुत सारी नदियाँ हैं जो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करती है। उनमें से एक नदी का नाम है सतलज। तो ये सतलज के पार इनक्लेव था। तो इंडिया का एक पोर्शन जो कि सतलज के पार था, और आगे से सिर्फ एक फेंसिंग थी, उसके आगे पाकिस्तान था। तो आप पीछे भाग नहीं सकते, आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो आपको उस इनक्लेव को डिफेंड करना है लास्ट मैन लास्ट राउंड तक। तो पराक्रम जब हुआ, वहाँ पे पोस्टेड तो मैं वहाँ था। तो मुझे अपने टैंक्स लेके जाने थे वहाँ उस एनक्लेव के अंदर। तो कैसे आपने मैनेज किया होगा वो? तो जब हमें ऑर्डर मिला, हमने ओवरनाइट फेरी बनाई नदी के ऊपर। अच्छा। तो हमने नहीं बनाई, मतलब हमारे साथियों ने बनाई, हमारी आर्मी के इंजीनियर्स जो थे हमारे साथ। फिर एक एक टैंक को लेके गए। अच्छा। पहली बार किया, उससे पहले कभी प्रैक्टिस भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। तो एक एक टैंक को फेरी के ऊपर लेके नदी के पार। ये कब की वॉर की बात कर रहे हैं? ये मैं 2001 की बात कर रहा हूँ। 2001। क्योंकि पराक्रम 2001 में था जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था। उसके बाद वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने बोला कि उसके बारे में फिर से फ्री हैंड दिया था। फ्री हैंड तो नहीं दिया था, थोड़ा से वो प्लानिंग थी कि हम लोग चले जाएंगे अंदर। और शायद पहले 3-4 दिन लड़ाई के तो मेरे को था कि हम जाएंगे अंदर। तो मेरे लिए टास्क था कि एक जगह जाना है, उसको कैप्चर करना, और आके फिर हुसैनी वालों को डिफेंड करना, कि अगर आप जाओगे तो वो भी आएंगे। तो एक दुश्मन के इनक्लेव को कैप्चर करना था और अपने इनक्लेव को डिफेंड करना था। लास्ट मैन लास्ट राउंड आपने तो किया। हुसैनी वाला ट्रेडिशनली 1965 और 1971 दोनों लड़ाइयों में इंडिया लॉस्ट इट, और एवरीबडी गॉट बुचर्ड इन दैट। नोबडी सर्वाइव्ड इन दैट एनक्लेव, बिकॉज पीछे कहाँ निकलोगे आपके पीछे नदी है, तो आप आ ही नहीं सकते वापस, और आपने डिफेंड करना उसको। तो आप लास्ट मैन लास्ट राउंड 2001 में आप थे। 2001 में हमें दिया गया था। तो फिर क्या किया, फिर कैसे? तो फिर हमने मन बना लिया था कि जो भी है करेंगे डिफेंड। तो पहली बार टैंक्स लेके गए थे उसके अंदर, उससे पहले टैंक्स नहीं थे।
तो फिर सब वहाँ तो पे लड़ाई सब हुई अपने नहीं। अच्छा, लड़ाई अगर नहीं लड़ाई हुई। हो जाती तो देखते फिर क्या होता, करते डट के लड़ाई लड़ते। और अच्छा, तो उस वहाँ पे सारे जितने 1965 एंड 1971 में 71 हुसैनी वाला was lost to Pakistan. We lost that enclave to Pakistan and everybody died. मैं इंडिया क्या ये एक्सेप्ट नहीं करते क्या कि ये हम हार गए थे वहाँ पे? नहीं, वो पार्ट ऑफ लैंड पार्ट था, ऑफ तो हमने लैंड था। बहुत ज़्यादा एरिया कैप्चर किया, लेकिन कुछ तो उन्होंने भी ले लिया। तो ये उनमें से एक जो छोटा मोटा उन्होंने जीता उनमें से एक था, बिकॉज हमारे पास रास्ता नहीं था रास्ता नहीं था ना लौटने तो का। पीछे से और रीइंफोर्समेंट आ सकती, ना पीछे विड्रॉ आज कर भी वो सकते। वैसे ही है वो आज जगह। भी जोग्राफी थोड़ी चेंज कर सकते हो आप, नदी को थोड़ी निकाल सकते हो आप, Obviously। है आप। और ये But हुसैनी वहाँ पे वाला अभी भी फेमस है इंडियन भगत सिंह के लिए। तो वहाँ दो चीज़ें होती हैं, एक तो भगत सिंह की समाधि है उधर, राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव, इन तीनों की समाधि है वहाँ, तो उनका स्मारक है वहाँ। तो बड़ा जोग्राफिकली बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है वो। और दूसरा परेड होती है वहाँ, ये जैसे वाघा अटारी पे होती है वैसे ही हुसैनी वाला में परेड होती है। तो बड़ा फेमस एरिया है वो हुसैनी वाला, और बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है, कभी जाइए तो देख के आइएगा। पार्लियामेंट अटैक के टाइम पे आपको ये एक जिम्मेदारी मिली। पराक्रम हो गया था, तो हम लोग अपनी यूनिट्स के साथ थे, तो एकदम सब डिप्लॉय हो गए और सब मोबिलाइज हो गए, माइन वाइन लग गई थी, सब कुछ हो गया था वहाँ आगे, और पूरा मन बना लिया था। फिर और उसी वक्त शायद न्यूक्लियर पावर भी इंडिया बना था, उसी उसी उससे पहले, दौरान, उसी से थोड़ा पहले। उससे थोड़ा सा तो ये सारा कॉन्फ्लिक्ट उसी से उस रिलेटेड। वक्त यूएस के सैंक्शंस लगे हुए थे, और फिर ये हो गया। वाजपेयी जी के टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। तो फिर भी ये वाजपेयी जी बहुत बैलेंस करके चलते थे। बहुत फाइनेस्ट लीडर्स। ट्रू नेता, या बहुत देशभक्त। उसके एक बाद सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, इंडियन आर्मी के अभी के जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे थे, पहले के जो वेपन्स थे और अभी के जो वेपन्स हैं, तो कितना अपग्रेड हो गई है इंडियन आर्मी? और इंडियन आर्मी कल को अगर कोई वॉर फ्रंट आ जाता है, खुदा न खास्ता, भगवान ना देखिए, करे। इंडियन आर्मी तो अपग्रेड हो रही है बहुत अच्छी तरीके से। और इंडियन आर्मी का जो विजन डॉक्यूमेंट आया अभी 1947 वाला, उसमें बड़ा क्लियर है दैट इंडियन आर्मी विल बी फोकस्ड ऑन एआई, क्वांटम सेंसिंग, ऑटोनॉमस सिस्टम्स एंड बियॉन्ड विजुअल रेंज वॉरफेयर, जॉइंटनेस, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स बिल्कुल एक बन के लड़ाई करेगी। और मल्टी डोमेन कैपेबिलिटी, मतलब सिर्फ ज़मीन पे नहीं, हवा में भी और सी में भी, और साइबर में भी उतनी ही। साइबर एक चौथा फ्रंट हो गया अभी वॉरफेयर का, और इंडियन आर्मी इज़ वेरी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दैट, व्हिच इज़ अ और फैंटास्टिक कितने थिंग। साल लगेंगे इन सब चीज़ों के लिए? सो हमारा विजन 1947 का है, बट 2047 का, वेरी सून वील बी देयर, बट इट टेक्स टाइम फॉर अ नेशन लाइक अस टू डेवलप, मेक इन इंडिया एंड डू थिंग्स इंडिया। बाहर से खरीदना बड़ा आसान है, लेकिन इस गवर्नमेंट का फोकस है कि जो बनाओ यहाँ बनाओ, और इसलिए बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट लोकल स्टार्टअप्स को टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे लोकल स्टार्टअप्स के लिए? और they're doing, see, it's a financial decision, they're making a lot of money. There is so much of scope. So drone is an industry which is beyond your imagination. There are so many startups who are doing so well, and every day there are 2 more startups coming on who are making drones, because अब देखिए नेचर ऑफ वॉरफेयर चेंज हो गया पूरा का पूरा। अभी बियॉन्ड विजुअल रेंज, अपनी टेरिटरी में लेके एंगेज करना, ड्रोन्स डालना, एयर डिफेंस, जैमिंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये सब नई चीज़ें आई हैं जो कि पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी। आप ऑप सिंदूर देखिए, इंडिया की जो अभी पहली मॉडर्न लड़ाई हुई है वो ऑप सिंदूर हुई है, जो कि 88 आवर्स की लड़ाई थी। इट वाज टोटली एरियल। पाकिस्तान तो मानता ही नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ। नहीं मानता, क्यों नहीं मानता? हाँ, बिल्कुल, वो तो अपना एक नाम Opposition दिया, नहीं मानता। उन्होंने अपने ऑपरेशन को नाम दिया और बोला कि हम जीते हैं। बोले झूठ बोलना उनकी फितरत है, बोलते रहेंगे। और ऑपोजिशन ऑपोजिशन हमारा मानता है सर, राइट, बिकॉज एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड एंड डॉक्यूमेंटेड नाउ। ओके। पिछली बार जब बालाकोट और उरी हुआ तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ था, तो काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था कि भाई आप क्लेम अच्छा, करो, इस बार लेकिन हुआ। documentation इस बार proper। हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है। सर, गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोविजंस आर्मी के लिए निकालती रहती है, बहुत सारी चीज़ें करती रहती है आर्मी के लिए। जैसे आप ले लीजिए अग्निवीर, ले लीजिए आप, 1 रैंक 1 पेंशन ले लीजिए। आपको इनके बारे में क्या कहना है? आपने क्या किस प्रोविजंस, अग्निवीर प्रोविजन नहीं है, अग्निवीर एक पॉलिसी चेंज है, हाँ। जो कि जवानों का Right, रिक्रूटमेंट जो right, भर्ती हाँ, हुई है, हाँ। स्पेशली इन दी इंडियन आर्मी, Yeah. उसके अंदर उन्होंने कॉन्सेप्ट और पॉलिसी चेंज कर दी है। जी। उसमें उन्होंने बेस लेवल पे रिक्रूटमेंट फुल रखी है, और 4 साल के बाद उन्होंने बोला है कि ओनली 25% विल रिमेन हियर। Depends ये एक on their नई स्कीम caliber। है, क्या caliber? बेस्ट ऑफ 25%। Best of Well, तो कहीं ना कहीं असेसमेंट इंटरनल हुआ है कि भाई
after 4 years you need less people. अच्छा, वो जो 4 इयर्स का स्पैन है उसमें उन जो इतने लोग होते हैं उनके लिए फिर नेक्स्ट क्या करियर अपॉर्चुनिटी और है? बहुत सारे प्रोविजंस हैं उनके लिए, उनको मॉनेटरी प्रोविजंस है, गवर्नमेंट में पैरेलल हायरिंग प्रोविजन है, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। तो एक तो 4 साल सर्व कर रहा है, अच्छे खासे पैसे बनाएगा, उसके बाद यंग है और बहुत सारे पैसे लेके जा रहा है, तो अच्छा। 11-12 लाख रुपए मिल रहे हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गए होंगे। ओके। तो वो अच्छा एक कॉर्पस लेके जाता है और फिर उसके बाद पैरेलल हायरिंग के लिए उसको काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं इन वेरियस अदर डिफेंस फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर। अच्छा। और एक ठप्पा भी लग जाता है कि भाई ओके। एक्स सर्विसमैन है। बीच में तो लोग बहुत अपोज कर रहे थे, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा वेल आपसे। अपोजिशन तो था इसका, और बहुत सारे आर्मी के लोग भी अपोज कर रहे थे, बिकॉज ईथॉस चेंज हो गया, कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, क्योंकि जो पहले ईथॉस था कि एक बार अंदर आ गया तो वो फैमिली का मेंबर बन गया, हाँ। वो जाएगा नहीं बाहर। तो लॉट ऑफ सीनियर पीपल एंड इट्स स्टिल इन एन एक्सपेरिमेंटल स्टेज। अभी इम्प्लीमेंट हुए मेरे ख्याल से 3 साल हुए, 4 साल जी, नहीं। जी, तो पहला लेवल अभी आएगा मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है किस साल में इम्प्लीमेंट हुई है, 2021 में या 22 में जी हाँ। हुई जी है। हाँ, तो गवर्नमेंट 23 में हुई शायद। तो आगे देखेंगे कैसा होता है, और अगर नहीं काम किया तो शायद तो ये गवर्नमेंट तो हो गई एक कमेंट्स। पॉलिसी आपने जैसे हाँ, कहा। और वन रैंक प्रोविजन वन। और आप एक बहुत बढ़िया चीज़ हुई है एक्चुअली, अच्छा। बिकॉज इंडियन आर्मी का मैक्सिमम बेस जो है वो वेटरन्स है। हाँ। OROP इज ओनली मेंट फॉर पीपल लाइक मी हु रिटायर्ड ओके। एंड नाउ आर नॉट वर्किंग एंड देन दे आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन पेंशन। तो बड़ी सिंपल में पहले जो था जो पहले पेंशन थी बिफोर OROP, वो एक पे कमीशन से बंधी थी। तो अगर मैं रिटायर हो गया से 2007 में 8 में, और मैं 6th पे कमीशन में रिटायर हुआ, और मेरे पास जितनी भी पे कमीशन आएंगी वो पे कमीशन मेरे लिए लागू नहीं होगी। मेरी पे सैलरी मेरी पुरानी पे कमीशन के संग बनी रहेगी और उसके ऊपर DA बढ़ता जाएगा। तो जो नई के पे कमीशन वाले हैं, एवेंचुअली मेरी और उनकी तनख्वाह में ज़मीन आसमान का अंतर हो जाएगा। तो एक ज़माने में जब OROP नहीं आया था, तो जो करंट 6th पे कमीशन वाले थे उनकी तनख्वाह होगी, मैं एक हाइपोथेटिकल केस दे रहा हूँ, अगर उनकी पेंशन थी करीब 60,000, तो पुराने वाले की पेंशन थी 27,000, जो कि वो भी कर रहा था और ये कर रहा था। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर तुम भी कर रहे हो और वो भी कर रहे हो, तुम्हारी एक वन रैंक। तो उन्होंने एक प्रोविजन लेके आया कि आप सबकी पेंशन उन्होंने बराबर कर दी, तो उनको भी अपग्रेड करके करंट पे कमीशन के साथ लेके बहुत अच्छा काम किया, ये अच्छा काम। और ये भी बताइए मुझे कि अपनी जो यंग यूथ है, जो यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कंफ्यूज मत रहिए। आजकल का यूथ जेन सी जो बोलते हैं, अब तो उसके बाद भी एक जनरेशन आ गई है, एक अलग अल्फा लेवल पे जेन है। हाँ, तो हमको तो ब्लूमर ब्लूमर पता नहीं क्या ऐसे कुछ बोलते हैं, एंड व्हाई नॉट, बिकॉज वी आर नॉट एज टेक्निकली savvy यू as लुक them. सो फिट एंड सो टच फिटनेस ही ऐसे ही नहीं रहिए। है, फिटनेस ही नहीं है, इट इज़ ऑल्सो हाउ टू यूज़ योर मोबाइल एंड कंप्यूटर्स एट मशीन स्पीड्स। आजकल AI का ज़माना है, आजकल एप्लीकेशन का और टूल्स का ज़माना है, और हम लोग इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाते इन सबको जितनी जल्दी ये लोग कर जाते हैं। और आजकल एंड दैट्स व्हाट्स नॉट डिफाइनिंग द जनरेशन। हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच में मेंटल और थॉट डिफरेंस था, हमारे और हमारे बच्चों के बीच में मेंटल थॉट डिफरेंस नहीं है। हम लोग उतने लिबरल और मॉडर्न जितने वो हैं, शायद ज़्यादा है, वो कम है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस है। तो दैट्स द जनरेशन गैप नाउ। एनीवे, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन एंड आंसरिंग दैट, कंफ्यूज मत रहिए। What I see bearing a lot of young people is they don't know what they want to do in life. वेरी ट्रू। They don't know what to do. बहुत सारे लोगों से मैं भी बात करती हूँ और वो ये बोलते हैं देखेंगे, अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किया है। Exactly. So as early as you can decide what you want to do with it. I know छोटा होता है, decisions are not correct, but any decision is a good decision. Follow और that बहुत केयरफ्री decision. है आज का जो यूथ है, वो बहुत हर Which कोई is a ऐसा good नहीं। thing. I don't say it is a bad thing. ठीक है, responsibilities नहीं ले रहे हैं, but it's nice in its own way. What is not nice is a lot of people do not know what they want to do, and also people are very unsure. It's a rapidly changing, spectrum of technology. What has happened in last 5 years has not happened in last 100 years. And what will happen in next 3 years will not happen in last so many thousand of years. So really don't know which way we are going to go. I mean, एवरीथिंग इज सो अनसर्टेन। so आप देख लीजिए इन्वेंशंस जो हुए हैं, कितनी जगह पे हुए हैं। लाइट आई एक इन्वेंशन था, ठीक है, उसके बाद पहिए एक इन्वेंशन था,
जी जी जी। सर हमारी बातें तो ख़त्म नहीं होंगी बहुत सारे किस्से हैं आपके। आप बताइए आज डिकोडिंग कामयाबी में आके आपको कैसा लगा? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज हम लोगों के लिए और क्या इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए हमें? कैसा लगा बहुत आपको? अच्छा काम कर रहे हैं आप योर चॉइस ऑफ पिकिंग अप पीपल इज़ वेरी गुड। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आपके बाकी एपिसोड्स भी मैंने देखे हैं। यू सॉरी हैव सर। some very interesting episodes and थैंक very यू। interesting people coming and giving या decoding Kamyabi, and your focus is on success, how या to be एंड एवरीथिंग successful इज़ in life, अनफिल्टर्ड, देयर इज़ नो फिल्टर। and आपने देखा आज totally हमने unfiltered। जितनी भी बातें की आपने देखा जी कहीं जी कोई जी जी कट्स नहीं थे, बिल्कुल कहीं कोई बिल्कुल। एडिट नहीं है। और मैं मेरे को एक बताइए आप कि अभी नेक्स्ट आप कब आने वाले हैं डिकोडिंग कामयाबी में? क्योंकि आज का तो सेशन मुझे लगता है हमने बहुत सारा आर्मी के बारे में बात किया बट कॉर्पोरेट रह गया हमारा। कोई बात नहीं, आप जब भी तो बुलाएंगे मैं आ जाऊँगा। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया हमें और हम उम्मीद रखते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी आप ज़रूर डिकोडिंग कामयाबी को आई अपनाएंगे। होप मैंने आपके आपके व्यूअर्स को अच्छे से एड्रेस किया और उनकी कोई क्वेरीज जो होंगी शायद आंसर हो गई होंगी मेरी मैंने जो जवाब दिए जी आपको। जी एंड अगर कुछ आपको और सवाल आते हैं तो बुलाइए मुझे, फिर से डेफिनेटली आऊँगा। आपको बुलाएंगे। देखिए ये है हमारी इंडियन आर्मी, क्या पर्सनालिटी है। मैं आपको बोल रही हूँ मैं आज इतना इम्प्रेस्ड हो गई हूँ सर से मिलके। और हमारी देश की ये बहुत खुशकिस्मती है कि हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो देश के लिए मर मिटने के लिए रेडी हैं। सल्यूट टू इंडियन आर्मी। थैंक यू। बी अ पार्ट ऑफ डिकोडिंग कामयाबी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।